नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, तीसरे हिस्से में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। इससे ब्रेक से पहले मैं एक सवाल का जवाब दे रहा था, जहाँ पे सिचुएशन ये थी कि एक खातून यहाँ पर आई, उसने अपना स्टूडेंट वीज़ा लिया और स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर उन्होंने टोइक एग्ज़ाम भी अपना बीच में किया था। वो एग्ज़ाम उन्होंने, इनके कहने के मुताबिक, उन्होंने ख़ुद किया था। इनके साथ 2 बच्चे भी हैं जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं, और फिर भी इनकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया गया। ये क्या है कि आपने एक फ्रॉडलेंट टेस्ट लगाया, यानी आपने डिसेप्शन की। अब इसके अंदर वो जो जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल हैं, ये उसके ऊपर इनको रिफ्यूज़ किया गया है। अब बात ये आती है कि इनके केस में जान है या नहीं है। अब वो डिपेंड करता है इनके ब्रिटिश नेशनल बच्चों के ऊपर। वैसे अगर ब्रिटिश नेशनल बच्चे होते हैं, अगर माँ ही सिर्फ और सिर्फ उनको लुक आफ्टर कर रही है, बीच में मुझे पता नहीं कि इनके बच्चों का बाप यहाँ पे मौजूद है साथ के नहीं, इनका पार्टनर यहाँ मौजूद है कि नहीं, अगर बच्चों को कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, तो फिर इनका एक ज़िम्बरानों के अंदर भी केस बन सकता है। अगर बच्चे छोटे हैं, बाप भी साथ है, और फिर भी ये कहें कि जी मुझे यहीं से स्टेटस दिया जाए, और फिर भी ये टोइक वाली चीज़ बीच में आती है, तो फिर इनको कहा जा सकता है कि जी आपको वापस जाके दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मसला सारा ये आ जाता है कि इसके अंदर जब एक ग्राउंड ऑफ डिसेप्शन इनके ऊपर लग जाता है, वो एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज बनती है। अब उसके अंदर अगर ये मामला आप एप्लीकेशन करते हैं और उसको रिफ्यूज़ किया जाता है, आपको अपील का राइट मिलता है, आप कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जज ने क्या फ़ैसला करना है कि क्या इन बच्चों के जो राइट्स बनते हैं, जो सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट बनती है जज की तरफ से कि वो उसने इनको इनके बेस्ट इंटरेस्ट को देखना है, क्या उसको एक तरफ रखते हुए, और टोइक जो एग्ज़ाम में किया गया कि जो, अब मैं इसलिए कहूँगा कि वो होम ऑफिस की तरफ से एलिगेशन है और आपकी तरफ से कोई उसको चैलेंज नहीं है, तो मैं कहूँगा कि जज उसको एक्सेप्ट करेगा कि होम ऑफिस की एलिगेशन सही है। अगर जज उसकी एलिगेशन को सही तस्वर करता है और ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करता है, तो फिर ऑन द डेट उसने फैसला करना है कि कौन से केस में ज़्यादा जान है। टोइक वाले केस में आपको रिफ्यूज़ करके यहाँ से निकाल देने में ज़्यादा जान है, या 2 ब्रिटिश नेशनल बच्चे होना और उनका माँ के साथ रहना और बाप के साथ रहना और इस कल्चर में रहना और यहाँ पे जहाँ की वो पैदावार हैं उसके अंदर ज़्यादा जान आती है। सो अगर केस को सही तरह प्रिपेयर किया जाता, मेरा ख्याल है बच्चे जीत सकते हैं इसके अंदर। सो आपको मैं भी यही कहूँगा कि जो उनकी सिचुएशन बनती है, जो भी जिस स्टेज पे वो अभी मौजूद है, जनरल प्रिंसिपल्स तो मैंने आपको बता दी कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन आगे डिटेल में इसको किस तरह हैंडल करना है, कि आपको अपील का राइट मिला है कि नहीं मिला, या आप उसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज करेंगे, वो करना आपके वकील का काम होगा। अब अगर आपके पास वकील है जो इस चीज़ को समझता है, यकीनन आप उनके साथ डिस्कस कीजिए। अगर आपके वकील साहब के ऊपर से ये बात गुजर जाएगी तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, मेरा एक सवाल है कि 16 अक्टूबर 2012 को मैंने FLRO जो पुरानी एप्लीकेशन होती थी वो जमा कराई थी, ठीक, जो मेरी नवंबर 2013 में रिफ्यूज हो गई थी, जो उनका स्टैंडर्ड रिफ्यूजल होता है, लाइक कॉपी पेस्ट। ठीक, और उसके बाद फिर मैंने जनवरी 2014 में फ्रेश क्लेम किया था उसी एप्लीकेशन के ऊपर जी, जिसको 1 साल बाद अक्टूबर 2014 में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया विद राइट ऑफ अपील के साथ। तो मेरी अब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मेरी हियरिंग है। मेरा केस था कि ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश गर्लफ्रेंड के बेस पे मैंने FLR सबमिट की थी, लेकिन अब हमारी शादी को और हमारी कोहैबिटेशन को 3 साल हो चुके हैं, और मेरी वाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, उनकी साइकेट्रिस्ट कंसल्टेंट से उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, और मेरी अब नेक्स्ट वीक में हियरिंग है। तो मुझे ये पूछना था, मैं जितनी प्रिपरेशन कर सकता था, जितना होमवर्क कर सकता था, वो मैंने सब कुछ किया है जी। क्योंकि मैं फिर भी अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं पूछना चाह रहा था कि मैं ऐसा और क्या चीज करूं कि मैं उनको बता सकूं कि मेरी वाइफ पाकिस्तान जाके नहीं रह सकती। आपने वाइफ के साथ आपकी शादी हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है यहाँ पे? जी जी जी, रजिस्टर्ड हो चुकी है। ओके, उसको भी 2 साल से ऊपर हो गया। चलें, बस ठीक है। चलें, मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए मोटी बात जो समझने वाली है, सिर्फ आपने उसके ऊपर चलना है। आपके लिए जो चांस ऑफ सक्सेस है वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर है, और वो ये कि आप ये चीज़ प्रूव कर सकें दैट देयर आर इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स टू योर फैमिली लाइफ कंटिन्यूइंग बैक इन पाकिस्तान। ये चीज़ है कि आपने ये प्रूव करना है कि ऐसे कोई ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से आपकी वाइफ आपके साथ जाके पाकिस्तान में आपके साथ नहीं रह सकती। अब वो ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कई केसेस में होता है कि जी कोई दूसरा सेकंड रिलेशनशिप होता है, फर्स्ट रिलेशनशिप के कोई थ्रेट्स होते हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज होते हैं, पहले डिवोर्सेस होती हैं, कोई बच्चों के इश्यूज होते हैं, कोई प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं, वो चीज़ें निकल आ सकती हैं। कई इश्यूज होते हैं जहाँ पे कि जी कोई इस कल्चर को बिल्कुल जानता ही नहीं, कहीं गए ही नहीं वहाँ पे,
ये पॉइंट कभी भी इतना स्ट्रांग नहीं रहा। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जब हम कोर्ट में जाके सिर्फ इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि जी मेरी वाइफ तो गोरी है, ये कैसे पाकिस्तान में जाके रह सकती है, ये लैंग्वेज नहीं बोलती, ये कैसे रह सकती है, सिर्फ इस बात के ऊपर आपको रिफ्यूज कर दिया जाता है, बिकॉज जजेस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते एज कमिंग अप टू द थ्रेशोल्ड। जो इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स का थ्रेशोल्ड है, उसमें आपको ये दिखाना है कि सिर्फ कोई अनईजी लाइफ नहीं होगी, सिर्फ ये नहीं कि जी थोड़ी सी हमें मुश्किल होगी, नहीं, आपको उस मुश्किल से, उस अनईजीनेस से, उस थोड़ी डिफिकल्टी से बहुत बढ़ के दिखाना है। आपको यह दिखाना है कि आपके लिए एक तरह से लाइफ वहां पे बिल्कुल इम्पॉसिबल होगी। अब उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक आप दिखा सकते हैं कि जी वहां पे इश्यूज क्या हैं, दूसरा आप ये दिखा सकते हैं कि यहां से जाने में क्या इश्यूज हैं। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल एक दफ़ा दिया था, एक केस था यहाँ पे कि जी वो जो पार्टनर है, वो पार्टनर के यहाँ पे जो बच्चे हैं, वो बच्चों के कोई अपने इश्यूज थे, उन इश्यूज की वजह से किसी प्रीवियस रिलेशनशिप से वो बच्चे थे। अब उन बच्चों के इश्यूज ऐसे थे कि वो प्रीवियस रिलेशनशिप में जो बाप था वो उनको जाने नहीं देना चाहता था, बच्चे छोटे थे, अब माँ का भी बच्चों की ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। सो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई थी कि उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि जी आपको वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर वापस चले जाते हैं तो आपकी वाइफ आपके साथ नहीं जा सकेंगी और वहां पे आपका सारा रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होगा। अब मैंने ऐसे भी केसेस देखे जहां पे जजेस ने इस पॉइंट को लेके बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया उसके ऊपर। अब पैराग्राफ 117B, जो सेक्शन 117B सॉरी, वो जो अब नया आया है इमिग्रेशन एक्ट 2014 के अंदर, अब उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है कि जो आपकी लाइफ यहां पे क्रिएट की जा रही है विद द नॉलेज कि आपके पास स्टेटस नहीं है, वो सारा उसका वेटेज बहुत कम हो जाएगी। सो अब वो क्या कहते हैं कि जी आपने जब वो रिलेशनशिप शुरू किया, ठीक है, आपकी वाइफ की प्रॉब्लम्स थी, आपकी वाइफ के कोई प्रीवियस रिलेशनशिप से बच्चे हैं, या उनका कोई बिजनेस है, या उनकी कोई बीमारी है, या उनके माँ बाप में से कोई बीमार है जिसके फुल टाइम केयरर्स हैं, व्हाटएवर, वो सारा कुछ एक तरफ। दूसरी तरफ ये कि जब आपने इस रिलेशनशिप में कदम रखा तो आपको मालूम था कि आपके पास स्टेटस नहीं है, आपको मालूम था दैट योर इमिग्रेशन स्टेटस इज प्रिकेरियस, ये प्रिकेरियस का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सब कुछ होते हुए आपने इस रिलेशनशिप में कदम रखा तो आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन मेरी आर्ग्यूमेंट ये होती है, और जो मैं जजेस के सामने भी करता हूं, वो यही है कि जी अगर आपने हर रिलेशनशिप को इस नजर से देखना शुरू कर दिया तो फिर तो आप यही कह दें कि जी हमने बैन कर दिया आपको। बिकॉज अगर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जहां पे इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है और ये सेक्शन 117 भी आ जाता है बीच में, तो फिर तो वो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो मेरी आर्ग्यूमेंट ये बनती है कि भाई आपने ये तो नहीं कहा कि आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपके ये रिलेशनशिप तब बना था जब आप इलीगल थे यहां पे। अगर तो ये रूल बना दिया जाए कि जी आपका रिलेशनशिप अगर शुरू हुआ जब आप इलीगल थे यहां पे, तो फिर तो मैं समझता हूं सेक्शन 117B पूरा अप्लाई होता है। लेकिन अगर ये रूल नहीं है तो फिर सेक्शन 117B को लाके आपने जब सबको रिफ्यूज कर देना ये कह के कि नहीं जी आपका तो रिलेशनशिप शुरू हुआ था जब आपके पास स्टेटस नहीं था, तो फिर अप्लाई क्यों करने देते हैं उनको? सो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। ये पॉइंट जब तक कोर्ट में जाता है, जब तक कोई जज इसके ऊपर फैसला करता है, ये मेरी ही आर्ग्यूमेंट रहती है और मैं इसी के ऊपर बहस करता रहता हूं। लेकिन अभी तक मेरी नज़र में कोई हाई कोर्ट का या कोई कोर्ट ऑफ अपील का फैसला इसके ऊपर नहीं आया। मेरी ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर आपने बिल्कुल हर रिलेशनशिप के अंदर ये चीज़ कह के उसको रद्द कर देना है, तो फिर आप उनको अप्लाई क्यों करने देते हैं? फिर आप उनको अप्लाई करने से मना कर दें, फिर आप एक रूल बना दीजिए, पार्लियामेंट से पास करा लीजिए इसको कि एनीबडी हु डज नॉट हैव वैलिड स्टेटस इन द यूके कैन नॉट एंटर इनटू अ रिलेशनशिप। अगर वो किसी रिलेशनशिप में एंटर करता है तो फिर उसके पास राइट होना चाहिए कि कल को वो केस को जीत भी सकता है। अब अगर आपने सेक्शन 117B लगा के हर केस को उसी तरह से रद्द कर देना है, तो फिर तो आपने जीतने का तो मौका ही ले लिया उससे। जब जीतने का मौका ले लिया तो फेयर प्ले कैसे रहा भाई? सो इसलिए मैं समझता हूं कि वो जज साहब और वो जज साहब उनके साथ मेरा अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है जिन्होंने मेरे केस को रिफ्यूज किया था। अब वो देखना ये है कि क्या वो जज साहब सही हैं अपनी बात में, क्या हायर कोर्ट में अपर ट्राइब्यूनल में जाकर उनको सही करार दिया जाता है। बिकॉज अगर उनको सही करार दिया जाता है तो फिर तो मेरी यही एक वो रिक्वेस्ट बनती है कि भाई फिर आप इमिग्रेशन रूल्स को अमेंड कीजिए जिसमें आप ये कह दें कि एनीबडी हु हैज नो स्टेटस इन द यूके कैन नॉट एंटर इनटू रिलेशनशिप एंड गेट स्टेटस ऑन इट बिकॉज सेक्शन 117B आ गया। सो ये वो वाली चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप इस पर बहस कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके केस के अंदर जो, सॉरी मैं बहुत लंबा चला गया इसके अंदर, लेकिन आपके केस के अंदर जो मेन चीज़ आ रही है वो ये, आपका रिलेशनशिप 3 साल से ज़्यादा आपकी कोहैबिटेशन है, आपने इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स के ऊपर बात करनी है।
अगर आपने ये बात कर ली और आपने ये 117B को ओवरकम कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी आप अपील में जा रहे हैं, ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स बताई हैं अपने वकील साहब से कहिएगा जरूर इसको शामिल करें और इसके ऊपर जरूर आर्ग्यू करें, शायद आपको अफाका होगा इसके ऊपर। बेस्ट ऑफ लक सर, जो होता है आपके केस में मुझे जरूर बताइएगा, आई वुड लाइक टू नो। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ऐसे मेरा नाम सईद है जी। तो मैं 99 में इधर आया था, तो मैंने एयरपोर्ट पे सालम किया था। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं 4 साल केस मेरा चला, तो उसके जी। बाद रिफ्यूज करे, फिर मैंने ह्यूमन राइट की अपील कर दी मैंने। जी। तो मैंने शादी की थी, इस्लामिक शादी की हुई थी। जी। तो वो एक जगह में अरेस्ट हो गया, तो उन्होंने मुझे पकड़ के डिटेन कर लिया। तो 2006 में फिर मैं छूट गया, थोड़ी देर अंदर रह के 10-15 दिन तक। उसके बाद फिर मुझे 2007 में 3.5 साल का वीजा लग गया। ठीक है। उसके बाद ना फिर मेरी फैमिली के साथ मेरी वाइफ पे कोई बात हुई, तो फिर आई मीन थोड़ी फिर स्टार्ट होगी, तो फिर मैंने वाइफ को थोड़ी देर के लिए ना वो छोड़ा नहीं, आई मीन वो दूर थोड़ा हुआ जी। तो फिर जब मैंने वीजा अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे वीजा नहीं दिया 3.5 साल के बाद। ठीक है। तो मैंने फिर उनको बताया कि मैं वापस, मेरा अटैचमेंट है, आई मीन ऐसा नहीं कि छोड़ दिया फैमिली की वजह से। तो फिर वापस आई मीन शादी करके ना इधर लास्ट 4 मंथ हो गए मैंने शादी करके ना, कोर्ट शादी भी कर ली मैंने, वो भी कर ली। मुझे अपीलों में मुझे एक दफा के जीत भी गया, फिर होम ऑफिस ने वो अपील कर दी जी मेरे अगेंस्ट। फिर उसके बाद फिर अभी तक मैंने दोबारा अपील मुझे की हुई है, उसका अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं है। मैंने कोर्ट की भी शादी की हुई है और इस्लामिक भी मैंने की हुई है। ठीक है। तो फिर मुझे 3.5 साल के वीजे के बाद मैं 2011 के बाद मुझे अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं है। जवाब आया लेकिन उसके बाद अपील की हुई है, उसका कोई जवाब नहीं आया जी। तो ये सवाल है, मुझे काइंडली बता सकते हैं कि क्या हो सकता है? 6 मंथ हो गए मेरे ख्याल में अपील की हुई। तो वकील से बात करता, वो बोलता क्यों में लगा हुआ है। वो आप जो कहते हैं अपील की हुई है, आपने अपील की, आपने बताया कोर्ट से आपकी अपील अलाउ हो गई, उसके बाद होम ऑफिस ने चैलेंज किया उसको, और वो जो होम ऑफिस का चैलेंज था क्या वो कामयाब हुआ कि नहीं? जो मुझे होम ऑफिस ने चैलेंज किया ना, उसके अगेंस्ट हमने किया कि भाई आपने पहले हमने केस जीत लिया था। ठीक है। उसके बाद फिर होम ऑफिस मेरे अगेंस्ट चला गया जी। उन्होंने फिर ना फिर अपील की, तो फिर मेरे वकील ने फिर सारा कुछ करके जो आपकी रिक्वायरमेंट है शादी की, एवरीथिंग हमने सब कुछ कर दिया हमने। नहीं, वो सब कुछ कर दीजिए, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ, आप जब कहते हैं अपील पेंडिंग है तो वो अपील किधर पेंडिंग है? बिकॉज आपने कोर्ट से जीता केस को, कोर्ट से जीतने के बाद होम ऑफिस ने चैलेंज किया, फिर आपने जो परमिशन उनको मिली कि नहीं मिली, अब अगर उनको परमिशन मिल गई तो आप फिर हेयरिंग का इंतजार कर रहे होंगे। अगर उनको परमिशन नहीं मिली, उनको रिफ्यूज कर दिया गया, तो फिर वो मामला खत्म हो जाता है, वहां पे आपको स्टेटस मिल जाना चाहिए। अगर उन्होंने अपील की, वो मतलब चैलेंज किया, उनको परमिशन मिल गई, वो परमिशन हेयरिंग भी हो गई, वहां पे उन्होंने जीत भी लिया केस को और आपके केस को रद्द कर दिया गया, तो फिर हो सकता है आपके वकील ने उसको चैलेंज किया हो। क्या ऐसा हुआ है? एक दफा वो जीते हैं, ठीक है जी, एक दफा फिर मैं जीता हूँ। सर जी आखिरी दफा कौन जीता है, मैटर वो करता है। चले खैर, अब मैं ऐसा बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकता, इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी यहाँ टीवी पे इतना लंबा ना किया करें, क्योंकि जब आप इतना लंबा लेके जाते हैं तो फिर वो बहुत मसला बन जाता है, वो उसको समझना ही मुश्किल हो जाता है। मैं आपको मोटे बात बता देता हूँ। आपने जब केस आपका लेके चले, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग केस इसलिए है कि आपको एक दफ़ा लीव मिल चुकी है उस रिलेशनशिप की बेस पे जिस पे आप अभी भी अप्लाई कर रहे हैं। जब आपने अप्लाई किया होगा उस एक्सटेंशन के वक्त, तो उस वक्त आपने वो एविडेंस नहीं लगाया जिससे कि उनको मालूम होता हो या उनको यकीन आता हो कि आपका अभी भी रिलेशनशिप चल रहा है और आपके वही वाले सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं जिसकी बेस पे आपको डिस्क्रेशन लीव मिली थी। इसलिए उन्होंने आपको रिफ्यूज़ किया। अब आगे से आपने 2011 के बाद आप कुछ और डालते रहे हैं, कोई ना कोई एप्लीकेशंस करते रहे हैं। आपको अब उनको इस बात का यकीन दिलाना है कि आपको दोबारा डिस्क्रेशन लीव मिलनी चाहिए। जो पहले वाली थी वो आपकी अब खत्म हो चुकी, अब नए सिरे से आपके केस को देखा जाएगा। अब अगर उसके अंदर वो मानते हैं कि हाँ इनकी इतनी कोहैबिटेशन है, इनके वाकई जेन्युइन रिलेशनशिप चल रहा है और इतनी देर से चल रहा है, ये नहीं कि ख़त्म हो गया था फिर बीच में ये दोबारा से अब इन्होंने शुरू किया, क्योंकि अब अगर दोबारा शुरू किया, सिर्फ उसको दोबारा शुरू किए हुए 1-2 साल हुए हैं आपको, तो वहाँ पे वो आपको इस पर दोबारा रिफ्यूज़ कर देंगे, ये कह के कि जी वही इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स वाली बात कि अपनी कंट्री में जाके आपकी लाइफ चलनी चाहिए। आपके केस में क्योंकि इतनी लंबी हिस्ट्री है, मेरा ख्याल है मुझे सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि आप अभी किस स्टेज पे हैं। आपको अपील का मौका मिला, आप अपील में गए, आप जीत गए वहाँ पे, फिर आपने कहा होम ऑफिस ने आगे चैलेंज किया और अब आपने कहा कि एक दफ़ा वो जीत गए। अब अगर आखिरी दफ़ा होम ऑफिस जीता तो इसका मतलब आप तो हार गए ना सर।
सो मुझे ये चीज़ ही देखनी है। आप कहते हैं 6 महीने हो गए, अपील का आप इंतजार कर रहे हैं, ये मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि कौन सी अपील है आपकी। अगर तो आपने वो परमिशन टू अपील डाली हुई है या जुडिशियल रिव्यू डाला हुआ है या जो कुछ भी है वो डिफरेंट, एक तरह से वो एक दरख्त पर चढ़ रहे हैं और डिफरेंट शाखें हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है सारा कुछ। सो मुझे पता नहीं आप किस तरफ जा रहे हैं। मोटी बात ये बताऊंगा, अगर आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, आपके पास पूरा एविडेंस कोहैबिटेशन का मौजूद है और आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं, तो नई एप्लीकेशन के अंदर पुराने रिलेशनशिप का सारा कुछ डाल के आप उसकी बेस पे अपनी एप्लीकेशन लेके चलें और अपने केस को बढ़ाएं। बेस्ट ऑफ लक सर, मैं आपको अभी तो यही मशवरा दे सकता हूं। हम सॉरी, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का अब टाइम खत्म हो रहा है। हमेशा की तरह जाते हुए आपसे यही अर्ज करूंगा कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। आप मुझे फेसबुक पे, वेबसाइट पे, इधर उधर कई जगहों पे ढूंढ सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर मैं हर हफ्ते अपने शोज अब डालते रहता हूँ और मुझे पता है बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह दोबारा मुलाकात होगी। वीनस टीवी की वसात से अगली दफ़ा दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।